अच्छा जी, चूँकि डिफरेंट पॉलिटिकल एफिलिएशंस और डिफरेंट पॉलिसीज़ मेकर्स को लाइक करने वाले लोग यहाँ पे मौजूद हैं, कोई इख्तलाफ भी रखने वाले, और डिफरेंट एंगल से उसको हम देखेंगे। तो इसमें यह है कि ज़ाहिर सी बात है, और इकॉनमी के हवाले से इकॉनमी और सियासत आपस में नथी है, बिकॉज पॉलिटिक्स या पॉलिटिशियन या पॉलिटिकल पार्टीज़ ही वो डिफरेंट पॉलिटिकल इकोनॉमिक पॉलिसीज़ जो हैं वो लेकर आती हैं, जिसमें थोड़ा फ़र्क होता है। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन ये भी किया जाएगा, जो हमारे अक्सर नौजवान हैं, मुझे इनकी एक बात का अंदाज़ा, ये आपसे बार बार ये सवाल करेंगे और ये सवाल बार बार उठाया जाएगा कि जब आपको पता था कि इकोनॉमिक कंडीशन ये होने वाली है या ये हो जाएगी, तो आपने पॉलिटिकल पावर जो है वो एक्वायर क्यों की। एक गवर्नमेंट को उसका जो उसकी जो एक बुरी रेप्यूट बन चुकी थी या उसका आगे कोलैप्स हो जाने की कंडीशन थी, तो आपने उसको जो है वो एक्वायर क्यों किया। एक तो चीज़ ये बहुत ज़्यादा नॉर्मली जो एक हॉट क्वेश्चन के तौर पर डिस्कस की जाए। दूसरी बात यह है कि अब आप लोग पावर में या जो गवर्नमेंट जो है ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग की वो पावर में आ चुकी है, तो अब उनके पास इन इकोनॉमिक कंडीशन का सोल्यूशन क्या है और वो किस तरह से पाकिस्तान को और पाकिस्तान के आम आदमी को इन क्राइसिस से है वो बाहर निकालेगी। तो ये तो कुछ मेन चीज़ें हैं। दूसरी बात है कि क्या फ्यूचर में पाकिस्तान की जो आम पब्लिक है, इनका इकोनॉमिक जो लिविंग स्टैंडर्ड है, जो लाइफ स्टाइल है, वो किस तरह इम्प्रूव होने वाला है। उसको पार्टी के पैराए से अगर बाहर निकाल के देखा जाए तो वो आप किस तरह से देखते हैं। इन टॉपिक्स पर अगर मेरे ख्याल से डिस्कस किया जाए कि पाकिस्तान की ओवरऑल इकॉनमी और एक आम आदमी की इकॉनमी कहाँ खड़ी होगी या कहाँ खड़ी है और किस तरह से सर्वाइव करेगा पाकिस्तान के जो लोग हैं और जो ओवरऑल द पाकिस्तान है, उस पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, आपने अभी एक सवाल किया, जो चले पहले मैं उसकी तरफ आता हूँ। जो 70 साल से हमारी कौम को पढ़ाया जा रहा है, सरमायादार टैक्स नहीं देता, अमीर आदमी टैक्स नहीं देता, सब गरीब से लिया जाता है। मैं आपसे एक छोटा सा सवाल करता हूँ, एक आदमी चलता ही साइकिल पे है या मोटरसाइकिल पे, वो उतना ही साइकिल यूज़ करके उतना ही वो टैक्स पे करेगा। अगर उतनी मोटरसाइकिल यूज़ करता है तो जितना पेट्रोल इस्तेमाल करेगा उस पर टैक्स देगा। गरीब आदमी जितना घर बनाएगा उस पर टैक्स देगा, जितनी ज़रूरियात ज़िंदगी इस्तेमाल करेगा उतना ही टैक्स देगा ना। अब अमीर आदमी बड़ी गाड़ी लेगा, उस पर बड़ा टैक्स होगा, बड़ा प्लाट लेगा, उस पर बड़ा टैक्स होगा, बड़ा कोई भी चीज़ बनाता है, फर्म कारखाना बनाता है, उस पर उतना टैक्स देता है। लेकिन एक ना अवाम का इंतशार फैलाने के लिए, हमें डिवाइड करने के लिए कह दिया जाता है कि सरमायादार इस मुल्क में लुट के खा गया, यानी नफरत भर दी जाती है। मैं समझता हूं सरमायादार मुल्क की शान होते हैं, मुल्क की आन है, मुल्क की जान है। देखिए, अगर वो आप उनको ऑनर देंगे, जहां वो एक फैक्ट्री लगा रहा है वो 2 लगाएगा, जहां 2 लगा रहा है वो 4 लगाएगा। ये मेरा नुक्ता नज़र है, आप इख्तलाफ करने का हक रखते हैं, ये ज़हन में रख लें। अगर आप उसकी इंसल्ट करेंगे, उसको जलील करेंगे, उसको इस हद तक तंग करेंगे, वो मुल्क छोड़ जाता है। और 70 साल से यही हो रहा है। जिसके पास 4 पैसे आ जाते हैं, आप उसको डिस्टर्ब करते हैं, वो मुल्क से भाग जाता है। वो किसी और मुल्क में जाके अपना सरमाया लगाता है, मज़ा करता है। अब मुझे बताए ना, एक बंदे ने प्राडो लेनी है, जब वो 2.5 करोड़ 3 करोड़ की प्राडो लेगा, क्या उस पर टैक्स नहीं है? एक बंदा 2 कनाल के घर में रहता है, क्या वो उस पर टैक्स नहीं देता? जब उसकी रजिस्ट्री होती है, शायद भाई उस पर टैक्स नहीं होता। अब एक आदमी ने घर 2 मरले का बनाना, उस पर क्या टैक्स होगा? और जितनी वो सर्कुलेशन ज्यादा होगी उतना ज्यादा सर्कुलेशन टैक्स इकट्ठे होंगे। मैं आपको एक जैन मैंने एक बंदे की आपको बात बताता हूँ। एक बंदे के साथ हमारा बिजनेस था, हमने पूछा, सेठ आपने क्या किया? कराची में इतना बड़ा आपका बिजनेस है, आपके 2 बच्चे थे, उनको जनूबी अफ्रीका में आपने फैक्ट्रियां लगा दी। कहता भाई 2 बच्चे थे, दोनों को फैक्ट्रियां वहां लगा दी हैं। कहता है कि वहां मैं गया हूं तो कम से कम 10 महकमे मेरे पास आए होंगे। फॉर एग्जाम्पल, वापडा आया है, जनाब ये नंबर ले लें, आपको कोई प्रॉब्लम हो आपने फोन करना है, 5 मिनट में हमारे बंदे आपके पास हाजिर होंगे। बल्दिया वाले आ गए, कोई और महकमा आ गया, किस पहले नंबर पे तो वो आपका शुक्रिया अदा करते थे कि आपने हम पे इत्माद किया और हमारे मुल्क में इन्वेस्टमेंट लेके आए और सरमायाकारी की। आप यहां एक फैक्ट्री लगा लें, 50 इदारे आपको तंग करने के लिए आएंगे कि आपने ये फैक्ट्री लगाई क्यों है। आपको कारोबार बड़ा कर लें, शायद ज्यादा पता है कि वो आपको कैसे डिस्टर्ब करेंगे। आप जो भी लॉ बनाएंगे
वो अपने लिए कहते हैं कि हमें क्या दोगे। कभी इस पे सवाल किया? जिन इदारों को ड्यूटी दी जाती है कि आपने टैक्स कलेक्ट करना, वो कहते हैं हमें क्या दोगे। अगर वो लीगली उनको देंगे तो वो फिर आप डिस्टर्ब भी रहेंगे, आपको इलीगल जाना पड़ेगा, वो भी मजे में आप भी मजे। ये कबाहतें होती हैं, ये हमें इस चीज से निकलना पड़ेगा। आपको मिसाल देता हूं, 2 घर हैं, आसपास स्ट्रॉन्ग पार्टियां रहती हैं तो आपके घर की वैल्यू होगी, आप बेचें आपको बड़ी अच्छी रकम मिलेगी। आपका बहुत अच्छा घर है लेकिन आपके आसपास कमजोर घर रहते हैं, वो 2 करोड़ का घर 1 करोड़ में बिकेगा। अब बता दें मतलब वो सरमायाकार का फायदा है कि नुकसान है। हम हमेशा पॉजिटिव एंगल से क्यों नहीं देखते? देखिए असल में हमें अपने अखराजात कम करने की जरूरत है। ये हमें एक पट्टी बढ़ा दी जाती है रोज कि टैक्स नहीं है। हम देखिए, मैंने अभी अपने एमएनए साहब से परसों सवाल किया, मुझे एक बात बताएं। हमें तो बता दिया जाता है कि आप एक चाय ना पिएं या आप कुर्बानी दें। मुझे इतना बता दें कि 200 ममालिक में जो हमारे सफारतकार बाहर रहते हैं वो उनके अखराजात कितने हैं? क्या आपने कहा कि कट लगा दें, आधे बंदे कर दें? जिस मुल्क में 100 बंदा काम करता है 50-50 कर दें, लेकिन नहीं होगा, क्योंकि जिन लोगों ने डिसीजन करना है उनका, या किसी की बेटी काम कर रही है, किसी का बेटा बाहर काम कर रहा है, किसी का भाई है, किसी का बाप है। तो अगर वो कट लगाएंगे, उन्हें पता है हमारे ही बंदे वापस आएंगे। वो तनख्वाह डॉलरों में ले रहे हैं, उन्हें कुक भी मिले हुए हैं, उन्हें ड्राइवर भी मिले। हमारी तरह थोड़ा। अभी इधर एक जर्मनी का सफीर गया, वो साइकिल पे जा रहा था, वो कह रहा था आज मेरा पाकिस्तान में आखिरी दिन है। हमारा तो कोई सफीर उधर साइकिल पे नहीं रहता। तो मतलब वो उन्होंने ब्यूरोक्रेसी ने कोई काम किए अखराजात? ये सारी कुर्बानियां मेरे भाई आपने और हमने देनी है। उस वक्त तक देते रहे जब तक हम डिवाइड रहेंगे। जिस दिन हम समझ गए उस दिन सब ठीक हो जाएगा। कहाँ नहीं देते? ये पेप्सी पड़ी है, ये कोक पड़ी, इसमें टैक्स नहीं है। अच्छा, इसको 2 जगह पे डिवाइड किया जाता है। एक होता है डायरेक्ट टैक्स और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स वो है कि आप चाहे महंगी चीज़ खरीदें या सस्ती खरीदें, अमीर है या गरीब है ये मैटर नहीं करता, वो आप पे भी इम्पैक्ट आएगा और मेरे पे भी आएगा अगर 2 रुपये वाली चीज़ भी है। अब जब इंटरेक्ट टैक्स की बात आएगी, वो आएगी हमारे रेवेन्यू पे जो हम इनकम जनरेट कर रहे हैं उस पर। मैं अगर सैलरी पर्सन हूँ ना, तो मेरी जितनी सैलरी है मुझे उसके हिसाब से अगर मैं टैक्स की ब्रैकेट में आता हूँ, मुझे उतना टैक्स पे मेरे अकाउंट में सैलरी कट के ही आती है। बिल्कुल कट गई, बिल्कुल ठीक हो गया। अब एक बिजनेसमैन है, उसका ही जो मेरे इनकम से डबल भी इनकम है ना, उसने आज तक अपना वो बिजनेस का नाम ही नहीं रजिस्टर करवाया हो। आप जो बात करें वो सूरत में जब वो FBR के पल्ले पड़ जाए, जब वो उसके रगड़े खाना शुरू कर देगा और वो उसको तंग करेंगे। अब ज़्यादातर बिजनेसमैन ऐसे ही हैं कि जो 1.5-2 लाख कमाने वाले देशों में, ये जो आम छोटे दुकानदार हैं, इनकी इतनी इनकम होती है नॉर्मल। अब उन्होंने आज तक अपनी दुकान का नाम भी रजिस्टर करवाया और हमारा जो गवर्नमेंट के अदारे हैं वो भी इस तरफ आते हैं। ये बड़ा मसला है ना। आप नए बंदे ढूंढे। हमारे यहाँ एक प्रॉब्लम है, जो बंदा जेड़ी मच्छी फंस गई है ना, अनु रगड़ वाले कढ़ा दो। यानी नए बंदे नहीं हमने ढूंढने। भाई आप टैक्स नहीं दे रहे, आप क्या दे रहे हैं, आप क्या दे रहे हैं? तनख्वाहदार बंदे का इतराज यही है कि मेरी सैलरी। अच्छा, अब तनख्वाहदार, मेरी बात सुने, आप कभी सोचे तनख्वाहदार कितना तबका है यार अपने मुल्क में? मेरी उम्र के जो दोस्त है ना मेरे, अगर मेरे 90 दोस्त हैं तो उनमें 90 से नहीं, अपनी पॉपुलेशन की आबादी का कितना? 1 करोड़ लोग नौकरियां करते होंगे मैक्सिमम। नहीं, इससे ज्यादा नहीं। गवर्नमेंट के तो 20-25 लाख है पूरे पाकिस्तान में। मतलब आप जो टैक्स पे होल्डर है वो इससे कम है, तो बाकी 22 करोड़ 21 करोड़ में ढूंढे ना। इन दो इदारों की नाहली है, मेरी और आपकी नहीं है। अब ये जो पेट्रोल डीजल मतलब 250 में मिल रहा है ना, कभी इसकी असर रेशो निकालना, उस पर टैक्स देख लें कितने हैं भाई। 250 में 125 टैक्सेस हैं, और फ्यूल चार्जेस बिल भी देख लें, कभी कमर्शियल बिल देखें, उस पर कितने 12 टैक्सेस हैं भाई। वो कारोबारी बंदा ही दे रहा है ना।